नमस्कार विद्यार्थियों। तीसरा चैप्टर चल रहा था अपने 12th क्लास का और तीसरे चैप्टर में हमने धारा और धारा घनत्व के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अपवयन वेग का विद्युत धारा के साथ संबंध और अपवयन वेग का विभवांतर के साथ संबंध। ये हम एक साथ ही इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा हमने कल पढ़ा था विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा होती है आवेशों के प्रवाह की दर, जिसे हम Q अपॉन में T के रूप में लिखते हैं। और विद्युत धारा जो है एक मूल भौतिक राशि है और अदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक है क्या होता है, एम्पियर होता है। मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और विमा क्या हो जाएगी, A1। वैसे ही हमने एक दूसरा टॉपिक उसके साथ में पढ़ा था, उससे रिलेटेड ही धारा घनत्व। तो एकांक पृष्ठीय अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो धारा की मात्रा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। जे से दर्शाते हैं, सदिश राशि होती है और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं जे सदिश बराबर I अपॉन में A सदिश। ठीक है, तो हमने इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपवहन वेग का। किसका है, अपवहन वेग का। अपवहन वेग क्या होता है, चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। अपवहन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है इसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए अक्सर होता क्या है कि हम जानते हैं भाई कोई भी एक चालक होता है तो उस चालक धातु या पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गतिशील रहते हैं। जैसे हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि मान लेते हैं ये कोई एक हमारे पास क्या है, चालक है और इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं वो हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक अनुमत कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों के जहाँ जिस अनुमत कक्षा में वहाँ से नाभिक के बीच में एक नाभिकीय बल कार्य करता है। जैसे जैसे अनुमत कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, उनके बीच में कार्य करने वाले नाभिकीय बल का मान जो है वो क्षीण होता जाता है, कम होता जाता है। तत्पश्चात अगर उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर से या उस परमाणु को बाहर से हम किसी भी प्रकार से ऊर्जा देवें तो ऊर्जा देने के पश्चात वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ऊर्जा ग्रहण करके वो परमाणु के उस कक्षक को छोड़कर जो पदार्थ होता है, जो धातु होती है, उसके पृष्ठ पर स्वतंत्र रूप से गतिशील हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। तो जब ये पदार्थ या किसी धातु के पृष्ठ पर स्वतंत्र रूप से गतिशील रहते हैं, गति करते हैं, तो इनकी जो गति होती है वो यादृच्छिक गति होती है। यादृच्छिक का मतलब ये अनियमित गति करते हैं, अव्यवस्थित। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये दोनों टकराए, टकराने के पश्चात मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में निकल गया। तो ऐसे इनकी जो गतियां होती है वो अव्यवस्थित रूप से होती है, जिगजैग गति होती रहती है। तो जो जिगजैग गति होती रहती है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जब जिगजैग गति करते रहते हैं तत्पश्चात अगर हम इस धातु पर या इस पृष्ठ पर, जो चालक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं। मान लो मैंने यहां पर एक V विभवांतर वाली बैटरी को कनेक्ट कर दिया। किसको, V विभवांतर वाली बैटरी को कनेक्ट कर दिया, जिसके पश्चात ये जो इधर वाली प्लेट है वो धनावेशित हो जाती है और इधर वाली प्लेट इस बैटरी के कारण कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तत्पश्चात इस पृष्ठ में, इस धातु के पृष्ठ पर, इस पदार्थ के पृष्ठ पर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे गतिशील हो जाते एक ही दिशा में, एक औसत वेग से धनावेशित प्लेट की ओर गतिशील हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ऋणावेश होता है, जबकि जब बैटरी से हम किसी एक प्लेट को धनावेशित करते हैं तो जो विजातीय चार्ज होते हैं उनमें आपस में आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे यादृच्छिक गति नहीं करके बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण एक ही दिशा में गतिशील हो जाते हैं। और जब ये एक ही दिशा में औसत वेग से गतिशील होते हैं तो उसी औसत वेग को हम कहते हैं पदार्थ का अपवहन वेग, आवेशों का अपवहन वेग या इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। तो इस चीज को हम जैसा हमने बोला है उसको परिभाषित कर देते हैं यहां पर कि भाई ये अपवहन वेग होता क्या है। अपवहन वेग है किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन
एक औसत वेग से एक ही दिशा में गतिशील हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवहन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों के इसी वेग को क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवहन वेग, या एक और नाम से जाना जाता है वो होता है अपवहन वेग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही हम इसके ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, यानी एक तरफ धनावेश और दूसरी तरफ ऋणावेश करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे गतिशील हो जाते हैं किस दिशा में? धनावेशित प्लेट की ओर। तो जब ये एक औसत वेग से धनावेशित प्लेट की ओर गतिशील होते हैं, तो इस औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं। तो ये तो बात हो गई अपवहन वेग की परिभाषा हो गई। अब देखिए, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे हमारे पास ये कोई एक धातु की पृष्ठ थी, और इस धातु के पृष्ठ पर मान लेते हैं यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन गतिशील है इस दिशा में, इसके पश्चात वो ऐसे इस तरीके से वो अपनी मर्जी से अगर गतिशील है, तो मान लो इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन गतिशील है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो लगातार बदलती रहती है। दिशा क्या होती है? लगातार बदलती रहती हैं। ये दिशा लगातार बदलने का कारण ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ के पृष्ठ पर जो बहुत सारे और आयन हैं और इलेक्ट्रॉन हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों से टकराते हुए गति करता रहता है। उन सभी इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है? टकराते हुए गति करता रहता है, आयनों से टकराता रहता है, परमाणुओं से टकराता रहता है। तो उनसे टकराते हुए गति करता है, तो इसकी जो गति है वो अपने आप ही यादृच्छिक गति हो जाती है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से इस जगह से मान लो प्रारंभ हुआ और इस जगह तक पहुंचा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की गति होगी वो सरल रेखीय होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई दो लगातार टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन की गति सरल रेखीय पथ में होती है, ये अपवहन वेग के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की एक व्यवस्था है कि जैसे ही हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, या बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं भी करते हैं, तब भी अगर ये इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन गतिशील रहेंगे वो सरल रेखीय पथ में गति करते रहते हैं, कि गति सरल रेखीय पथ में होती है। इलेक्ट्रॉन सरल रेखीय पथ में गतिशील रहते हैं। और ये जो पथ होता है, यानी इस बिंदु, मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इस बिंदु ए से बिंदु बी के मध्य का जो पथ है, इस पथ को ये कहते हैं जैसे दो लगातार टक्करों के मध्य का पथ, दो लगातार टक्करों के मध्य का पथ। ये जो पथ है वो कहलाता है मुक्त पथ। क्या कहलाता है? मुक्त पथ। इसे हम लेमडा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लेमडा से। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो यहां से गति कर रहा है, तो दो लगातार उसकी टक्करें हो रही है, कोई सी भी टक्कर हो सकती है। हो सकता है वो यहां से इस टक्कर की बात कर रहा हो सकता है वो इस टक्कर की बात कर रहा हो। तो जो भी दो लगातार टक्करें होती है, उन दोनों लगातार टक्करों के मध्य उसकी जो गति होगी वो सरल रेखीय होगी, और जो लगातार टक्करों के मध्य का पथ होगा उसे क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। और इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति होती रहती है, तो इन सभी पथों का जो औसत माध्य होगा उसे माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। माध्य मुक्त पथ। इसे हम लेमडा बार से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? लेमडा बार से। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां ए बिंदु पर था और ए बिंदु से बी बिंदु पर आता है, जब इलेक्ट्रॉन ए बिंदु से बी बिंदु पर आता है, तो कुछ समय लिया जाता है उसके द्वारा। तो दो लगातार टक्करों के मध्य, दो लगातार टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय क्या होगा? लिया गया समय क्या कहलाता है?
विश्रांति काल कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक टक्कर हुई उसके तत्पश्चात जब दूसरी टक्कर होती है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा समय लिया जाता है उस समय को कहते हैं विश्रांति काल। क्या कहते हैं? विश्रांति काल। तो दो लगातार टक्करों के मध्य, मान लो बिंदु हमने इसको P ले लिया, इसको Q ले लिया, बिंदु P से Q पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके द्वारा कुछ ना कुछ समय लिया गया, उस समय को कहते हैं विश्रांति काल। और इस विश्रांति काल को टाउ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टाउ से। तो हमने यहाँ पर अपव्यय वेग में इलेक्ट्रॉनों के बारे में कुछ जानकारी ली कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो सरल रेखीय गति करता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं होता है, तो वो अनियमित गति करता रहता है, जिगजैग गति करता है, अव्यवस्थित तरीके से गति करता रहता है। और जो दो लगातार टक्करें होती हैं उन दोनों लगातार टक्करों के मध्य जो पथ होता है वो सरल रेखीय पथ होगा। मध्य के पथ को मुक्त पथ कहा जाता है क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ है। और जो समय लगेगा दो लगातार टक्करों के मध्य, उस समय को हम विश्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। जो अनियमित गति होती है उस अनियमित गति में इसका जो औसत वेग होगा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं है, यानी विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं है तो इसकी जो औसत गति होगी, औसत वेग होगा, उसका मान जो है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो वेग है, औसत वेग, वो शून्य होगा क्योंकि इसकी जो अनियमित गति है उसमें बहुत सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, तो एक दूसरे के वेग को निरस्त करते रहते हैं। एक दूसरे के वेग को जो त्वरण है वो भी नहीं बढ़ पाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई औसत गति जो है, औसत वेग जो है वो क्या होता है? शून्य। तो इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहें कि भाई औसत वेग क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस vn तक अपॉन में n, इसका मान हो जाएगा शून्य। ये तब की बात है जब हम किसी भी पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं, तब की बात है। अब अगर इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि जो ये हमारे पास पदार्थ है, इस पदार्थ पर अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होगा वो शून्य के बराबर नहीं होगा। ये तो स्थिति थी जब आपका विद्युत क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए? शून्य। और अगर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं है, हमने बाहर का विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो इसका जो औसत वेग होगा वो भी शून्य के बराबर नहीं होगा। यहां पर औसत वेग की कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है। तो ये तो बात थी किसकी? अपव्यय वेग की। अगर हम नॉर्मली धातुओं के अंदर बात करें तो जो नॉर्मली धातु होती है उसमें अपव्यय वेग जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वो लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर कोटि का होता है, मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। तो ये बात थी अपने अपव्यय वेग की। अब हम संबंध स्थापित करने वाले हैं अपव्यय वेग और विद्युत धारा में। देखिए इसके बारे में एक दो चीज और रह गई कि जैसे अपव्यय वेग है, उस अपव्यय वेग को हम Vd से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Vd से। तो वो हम यहां लिख लेते हैं। अब हमें संबंध स्थापित करना है अपव्यय वेग एवं विद्युत धारा। विद्युत धारा, अपव्यय वेग एवं विद्युत धारा। देखिए अपव्यय वेग को हम Vd से दर्शाते हैं और जो विद्युत धारा है उसको हम I से दर्शाते हैं। तो हमें यहां पर संबंध स्थापित करना है अपव्यय वेग Vd और विद्युत धारा I में। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है। हमने क्या मान लिया? एक हमारे पास यहां पर चालक है और ये जो चालक हमने लिया है ये चालक L लंबाई का है। L लंबाई का चालक ले लिया और इस चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। यहाँ मैं एक कुंजी लगा देता हूँ, ये मेरे पास कुंजी है। यहाँ मैंने इसको प्लस और माइनस V विभवांतर वाली बैटरी से जोड़ दिया और ये जो चालक है इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो A है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना एक L लंबाई का चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? A है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? L लंबाई है। और इसमें प्रवाहित धारा जो है वो I है। प्रवाहित धारा जो है वो कितनी है? I है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का भी मान कितना है? I प्रवाहित हो रही है।
इसको हमने एक कुंजी से जोड़ लिया। अब देखिए सिंपल सा इसका जो डेरिवेशन है वो ये है कि भाई इसकी जो लंबाई है वो लंबाई तो कितनी ले ली हमने, एल लंबाई ले ली। जो चालक तार है इसकी लंबाई तो कितनी ले ली, एल, स्मॉल एल ले लेते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम लेके चलते हैं भाई ए है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए है। अब देखिए अगर मैं यहां आपसे ये पूछूं कि इस चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, चालक पदार्थ में या जो ये चालक हमने लिया है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को हम यहाँ स्मॉल एन से दर्शा रहे हैं। देखिए किसी भी चीज का अगर घनत्व देखना है तो हमें वहां पर उसकी मात्रा देखेंगे, एक मिनट, किसी भी चीज का अगर हमें घनत्व देखना है तो वहां पर हम इसकी मात्रा देखने वाले हैं, यानी एकांक लंबाई में या एकांक क्षेत्रफल पर या एकांक आयतन में उसकी मात्रा कितनी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो यहां हमें इलेक्ट्रॉन देखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है। ये जो चालक तार लिया है इसमें, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई जो टोटल संख्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल इस चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अपोन में इसका आयतन, अपोन में इसका आयतन। या फिर हम इसको परिभाषित करना चाहे इलेक्ट्रॉन घनत्व को तो ऐसे कर सकते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व। हम कह सकते हैं कि अगर हम आयतन को एकांक ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब ले लेते हैं, आयतन को जब हम एकांक ले लेते हैं तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां से हमें कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है और इसका जो आयतन है वो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा भाई क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए, और क्षेत्रफल गुणा लंबाई कर दूं यानी ए इंटू एल, वो हो जाएगा इसका आयतन। तो यहां से मैं लिख सकता हूं भाई इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिसको मैं स्मॉल एन से लिख रहा हूं, वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या अपोन में ए गुणा एल। और यहां से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, संख्या। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, पहले हमने जब आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत पढ़ा था, Q बराबर एन ई, वहां पर जो एन आ रहा था स्मॉल एन, वो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहा था। यहां हमने इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए स्मॉल एन ले लिया, तो हम फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल एन से नहीं दर्शा रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या करके ही लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हो जाएगी आपकी, इसको इधर भेज देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व n गुणा ए गुणा एल, ये आयतन हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा आयतन, इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा आयतन, ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि भाई ये जो चालक है, इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व n गुणा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a गुणा चालक की लंबाई l। तो ये बताइए भाई इस चालक पर आवेश कितना होंगे, कुल आवेश कितने होंगे। तो चालक पर आवेश और आवेश के बारे में हम जानते हैं कि भाई आवेश Q बराबर होता है n गुणा E। अच्छा यहाँ पर जो ये n काम में आया है वो n होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n नहीं लेकर चल रहे हैं अब की बार, तो ऐसे लिख दूं इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा में E। देखिए इस चालक पर उपस्थित कुल आवेश होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा ई। ई है यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो चालक का जो कुल आवेश होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा ई। ई यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं अभी। हाँ भाई, तो चालक का आवेश आपके पास आ गया यहां पर, चालक का आवेश, चालक का आवेश आ गया आपके पास Q बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन घनत्व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणा लंबाई गुणा इलेक्ट्रॉन।
तो ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां तक हो गई और यहां पर इलेक्ट्रॉन गुणा में है तो इलेक्ट्रॉन को हमने गुणा में कर दिया। ये हमारे पास कुल मिला के आ गई चालक पर उपस्थित आवेशों की संख्या। क्या प्राप्त हो गई? चालक पर उपस्थित आवेशों की संख्या। अब हमें ज्ञात करना है कि चालक में इतने आवेश उपस्थित है, फिर हम इसको विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं, बैटरी से जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें से क्या प्रवाहित होगी? धारा। तो हमें यहां से धारा निकालना है। तो चालक से प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित धारा, धारा होती है I बराबर आवेश प्रवाह की दर, जिसको हम लिखते हैं Q अपॉन में T, और Q का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ पर NaLe अपॉन में T। अब चूंकि हम जानते हैं कि भाई जो ये T है समय, वो होता है आपका दूरी बटा चाल। समय है जो क्या होता है? दूरी बटा चाल। यहां दूरी, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा वो दूरी कितनी है? जितनी चालक की दूरी है उतनी ही दूरी तय करेगा, यानी L दूरी तय करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन इस पर विभवांतर उत्पन्न करने के पश्चात प्रवाहित होंगे, वो इलेक्ट्रॉन किस वेग से प्रवाहित होंगे? अपव्यय वेग से। और वो अपव्यय वेग कौन सा है? वो अपव्यय वेग Vd है। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं भाई L अपॉन में Vd। क्या लिख सकते हैं? L अपॉन में Vd। तत्पश्चात आपकी धारा क्या हो जाएगी? धारा I बराबर NaLe अपॉन में समय, समय को हम लिख सकते हैं L अपॉन में Vd। तो ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और कुल मिला के हमारे पास Ne और Vd ऊपर आ जाएगा, तो ये Vd यहां पर गुणा में आ जाएगा। तो कुल मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं कि अपव्यय वेग Vd बराबर में NaI को इधर भेजेंगे तो ये धारा के अपोन में आ जाएगा, तो I अपोन में NaE। ये हमारे पास अपव्यय वेग Vd और विद्युत धारा, अपव्यय वेग Vd और विद्युत धारा I में संबंध आ गया। इसको ही कहते हैं अपव्यय वेग Vd और विद्युत धारा I में संबंध। अब देखिए यहां पर ये स्मॉल n क्या है? स्मॉल n यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, चालक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व। फिर ए आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। और L आ गया आपका चालक की लंबाई है। L जो है वो क्या है? चालक की लंबाई। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना है भाई। जब भी आपसे पूछा जाए कि अपव्यय वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है, तो अपव्यय वेग और विद्युत धारा में संबंध है Vd बराबर I अपॉन में NaE। तो ये तो संबंध था अपव्यय वेग और विद्युत धारा में। अब हम देख लेते हैं संबंध अपव्यय वेग और विभवांतर में। अगला हमारा संबंध है अपवहन वेग एवं विभवांतर में संबंध है, विभवांतर में संबंध है। देखिए बात वही है कि हम मान लेते हैं यहां पर एक चालक है हमारे पास, इस चालक की जो लंबाई है वो हमने थोड़ी देर पहले ली, वही मान के चलते हैं स्मॉल l है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं V विभवांतर वाली से। यहाँ हम इसको कुंजी से जोड़ देते हैं और ये V वोल्टेज वाली हमने एक बैटरी से इसको जोड़ दिया। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे, जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं होगा तब की बात है। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस जगह भी इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस जगह भी इलेक्ट्रॉन बैठा है और यहाँ भी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस जगह भी मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन बैठा है। तो जो ये चालक तार है इसमें इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इस पर बैटरी से विभवांतर उत्पन्न करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो बैटरी से विभवांतर उत्पन्न करने के पश्चात क्या होगा कि इस जो चालक है उस चालक के एक सिरे पर धनावेशित विभव आ जाएगा और दूसरे सिरे पर ऋणावेशित हो जाएगा। यानी इस चालक के दोनों सिरों में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे ही विभवांतर उत्पन्न होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगते हैं एक ही दिशा में। तो ये मान लेते हैं कि धनावेशित है, तो इधर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? गतिशील हो जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर गतिशील हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हैं, चालक पदार्थ में पड़े हैं, और जैसे ही हमने इस पर विभवांतर अप्लाई किया तो इस पर एक विद्युतीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? विद्युतीय बल। तो और विद्युतीय बल उसको हम लिखते हैं भाई F बराबर Q गुणा E। ये हम पढ़ते हुए आए हैं,
फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ते हैं कि भाई जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हमने कोई एक आवेश रखा है तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो कितना होता है, F बराबर QE। और अब यहां पर देखिए ये जो Q है वो आवेश की बात है, और आवेश हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की। तो यहां हो जाएगा आपका -EE, ये तो विद्युत क्षेत्र है, ये -E है इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो हम लिख सकते हैं कि भाई बल जो इस पर लगेगा वो लगेगा स्मॉल e जो इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, और कैपिटल E विद्युत क्षेत्र जो हमने यहाँ विभवांतर अप्लाई किया जिसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो। तो ये हो गई एक तो समीकरण। और दूसरी हम जानते हैं कि भाई जो बल है वो होता है ma के बराबर। किसके बराबर होता है, ma के बराबर। यानी जो द्रव्यमान है और ये ए जो दे रखा है वो क्या है, त्वरण है। तो कुल मिला के हम यहां से ये कह सकते हैं कि भाई समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों ही समीकरण जो हैं वो हमें ये बता रही है कि भाई दोनों ही बल का मान है। किसका मान है, बल का मान। तो इन दोनों को मैं इक्वल पुट करके ऐसे लिख सकता हूं, ma बराबर -E कैपिटल E, और यहां से त्वरण का मान निकल जाएगा a बराबर -E कैपिटल E अपॉन में m। ये हमारे पास किसका मान आ गया, त्वरण का मान। और त्वरण एक सदिश राशि है, और ये विद्युत क्षेत्र जो है वो भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास किसका मान प्राप्त हो गया, त्वरण का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए ये जो गति करेंगे वो गति के प्रथम नियम से, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा भाई गति का नियम, वहीं हमने ये पढ़ा है कि गति का प्रथम नियम। गति का जो प्रथम नियम है वो होता है आपका v बराबर u प्लस at। यहाँ v उसका अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय, लगने वाला समय। तो v जो है वो तो आपका यहाँ पर किस वेग से, अंतिम वेग यानी किस वेग से गतिशील होंगे, वो तो होंगे अपव्ययन वेग से गतिशील। कौन से वेग से, अपव्ययन वेग से। तो v तो आपका यहाँ आ जाएगा vd के रूप में। u इसका जो प्रारंभिक वेग है वो होता है शून्य। u क्या है, प्रारंभिक वेग, और वो प्रारंभिक वेग शून्य होता है। शून्य तब तक रहेगा जब तक हम पदार्थ में कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब तक हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करेंगे तो हम ये मानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो क्या होता है, शून्य। और जैसे ही हम इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के पश्चात क्या हो जाएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के पश्चात ये अपव्ययन वेग से एक औसत वेग से गतिशील हो जाएंगे। तो इसका प्रारंभिक वेग जो u है वो हो जाएगा 0। a हमने निकाल दिया है। t यहां पर काम करेगा टो के रूप में, विश्रांति काल के रूप में। तो ये सभी मान मैं इस समीकरण में पुट कर देता हूं। अब देखिए v की जगह तो लिख देता हूं भाई vd अपव्ययन वेग बराबर u का मान 0 है ही, a की जगह आ जाएगा -E कैपिटल E अपॉन में m, और t आ जाएगा विश्रांति काल टो। तो कुल मिला के आपका जो vd है वो vd हो जाएगा आपका -E टो अपॉन में m, और यहां आ जाएगा कैपिटल E। देखिए ये जो समीकरण निकली है ये समीकरण तो हमें बताती है अपव्ययन वेग। चलिए इधर लिख देता हूं नीचे की तरफ, अपव्ययन वेग एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। किसमें बताती है, अपव्ययन वेग एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो यहाँ E आपको विद्युत क्षेत्र दिखा रहा है, VD अपव्ययन वेग को दिखा रहा है, लेकिन हमें तो निकालना है अपव्ययन वेग एवं विभवांतर में संबंध है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि भाई विभव प्रवणता हमें ये बताती है कि भाई आपका जो V है वो बराबर होता है, V के बराबर क्यों लिखें, सीधा ही लिख देते हैं इसको भाई, जो आपका E है वो E होता है V अपॉन में D। क्या होता है, V अपॉन में D। तो यहां पर मैं E की जगह लिख सकता हूं V अपॉन में D यार, और D को हम यहां पर ले रखा है हमने L के रूप में, जो संधारित्र के लिए ये काम में लेते हैं। तो संधारित्रों के दोनों जो प्लेटें होती है उन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को हम D लिखते हैं, जबकि यहां हमने जो लंबाई ले रखी है, जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उस विभवांतर को हमने L लिख रखा है। जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उन विभवांतर के मध्य की जो दूरी है उसको हमने क्या ले रखा है, L ले रखा है। तो यहां पर मैं D की जगह L पुट कर देता हूं। चलिए फिर इस मान को मैं इस समीकरण में पुट कर दूं तो अंततः हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, VD बराबर -E, और ये तो टाउ लिखा हुआ ही है, अपॉन में m, और E की जगह मैं लिख देता हूं V अपॉन में L। कुल मिला के आपके पास जो VD है वो आ जाएगा आपका E टाउ अपॉन में m L,
और गुणा में आ जाएगा v। ये ऋणात्मक चिन्ह तो आपको विभव प्रवणता से जब हम v लेंगे तब ये माइनस में आती है विभव प्रवणता, तो ये माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऋणात्मक चिन्ह है जो यहाँ से हट जाएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई ये होगा आपका vd जो है वो तो हो जाएगा अपवहन वेग, अपवहन वेग, और ये जो v है वो होता है आपका विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, टो यहाँ पर विश्रांति काल, m यहाँ पर द्रव्यमान, l यहाँ पर लंबाई किसकी? चालक की। तो ये संबंध होता है किसमें? अपवहन वेग और विभवांतर में। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर पहले तो जानकारी ली थी अपवहन वेग की। अपवहन वेग क्या होता है? जब हम किसी भी पदार्थ पर, किसी चालक पर जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो औसत वेग से एक ही दिशा में गतिशील हो जाते हैं, उसी औसत वेग को हम अपवहन वेग कहते हैं। जो दो लगातार टक्कर होती है उनके मध्य जो पथ होता है वो वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सरल रेखीय पथ होता है, उसको मुक्त पथ कहते हैं। और जो समय लगता है उस समय को हम विश्रांति काल कहते हैं। ये सारी की सारी जो घटना है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के तत्पश्चात होती है। उसके बाद हमने अपवहन वेग और धारा के मध्य संबंध देखा था। अपवहन वेग और धारा के मध्य संबंध देखा था, जो हमारे पास ये प्राप्त होता है Vd बराबर I अपॉन में NaE। और उसके बाद में हमने अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध देख लिया, जो कुल मिला के ये प्राप्त होता है। तो ये रिजल्ट हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और ये आज का टॉपिक इतना ही था। ओम के नियम के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद।